नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इससे पहले देख चुके हैं, वैदिक काल का स्वरूप क्या था, कब प्रारंभ होता है वैदिक काल, और आर्य उसके मुख्य प्रणेता थे। आर्य मुख्य रूप से वैदिक काल के जो है निवासी थे। आर्य समाज कैसा था उनका, उनके समाज के बारे में हमने डिटेल में पिछली वीडियो में बता दिया है। आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने 2 प्रश्न ऐड किया है। वो प्रश्न इसी पाठ पे आधारित होंगे, यानी कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उन 2 प्रश्नों को अवश्य हल कर पाएंगे। और भरोसा रखिए, जो भी प्रश्न यहाँ दिए जा रहे हैं या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। तो निसंदेह अगर आप केवल प्रश्नों को भी हल कर रहे हैं लास्ट में, तो बड़ा ही उपयोगी होने वाला है। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था और जो शासन व्यवस्था थी, राज्य व्यवस्था जो थी, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुचारण होता था। जैसा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ होते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। जैसे हमने बताया था, हड़प्पा काल में व्यापार उनका जो था, व्यवसाय जो था उनका, कृषि जो थी, वो उनका मुख्य आधार था अर्थव्यवस्था का, और उसी से उनकी अर्थव्यवस्था विकास कर रही थी। यहाँ पर क्या है, वैदिक काल चूंकि यह ग्रामीण सभ्यता थी मुख्य रूप से, तो जब ग्रामीण सभ्यता थी तो ग्रामीण ही विशेषताएं होंगी इसकी, तो इसलिए यहाँ पर पशुचारण, हालांकि कृषि भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि कृषि जो थी वह द्वितीयक था। प्रथम जो अर्थव्यवस्था का आधार था वह पशुचारण था। क्या करते थे, पशु इकट्ठा रखते थे और उनको ले जाके कहीं चराते थे, जो है चारागाह की खोज रखते, चराते थे, उसके बाद उनको बेचते थे, उनसे जो उत्पाद प्राप्त होता था उसको बेचते थे। यही उनका मुख्य जो है व्यवसाय हुआ करता था, मुख्य उनका पेशा होता था, जिससे उनका जीवन चलता था। ऋग्वेद में पशुओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रार्थनाएं की गई हैं, यानी कि पशु महत्वपूर्ण रहे होंगे, इसलिए पशुचारण के अलावा पशुओं की प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में प्रार्थनाएं की गई हैं। और पशु आय के प्रमुख साधन थे, मैं पहले भी बता चुका हूं, और इनमें भी गाय सबसे महत्वपूर्ण थी। यह संपत्ति का प्रमुख स्रोत के साथ ही माप भी थी, यानी कि गाय का मापक के लिए भी इस्तेमाल किया। जैसे इनके पास इतनी संपत्ति है, मतलब इनके पास इतनी गायें हैं, इतनी गायें हैं इसलिए इनके पास इतनी संपत्ति है, इसका तात्पर्य यह हुआ। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया, मतलब जो मारने योग्य न हो। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में कि अघन्या का अर्थ क्या है, यानी कि जो मारने योग्य न हो। तो गाय जो थी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था का रीढ़ था, तो जब उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था, इतना उपयोगी था, तो उसको बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रथा परंपराएं तो चलेंगी ही। जैसे अब आप बात समझिए, आज हमारे समाज में देखिए तो एक हमारा सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहां पर वृक्षों, जीव जंतु सबकी पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे बात जानते थे कि जीवन के लिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है, आम की टेरियों की पूजा होती है, पत्तों की पूजा होती है, बेल की पूजा होती है। हर देखिए तो कहीं न कहीं हर वनस्पति जीव जो महत्वपूर्ण थे उनकी पूजा की जाती थी। क्यों? क्योंकि वे उपयोगी थे। आज के संदर्भ में देखिए, यदि आप सफल हैं तो आपके लिए समाज में सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, हर चीज है। आपके पास सब कुछ होगा अगर आप सफल हैं। आपके पास अगर सफलता है तो हर व्यक्ति आपको प्यार करेगा, हर व्यक्ति आपसे स्नेह करेगा, हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा। लेकिन आप असफल हैं तो डूबती नाव में कोई सफर नहीं करना चाहता। याद रखिए इस बात को। यही चीज आदिकाल से चला आ रहा है। जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा उपयोगिता है समाज में, उतना ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उसको पद की प्राप्ति होती है। तो यहां पे क्या था, गाय जड़ थी अर्थव्यवस्था की। अब जैसे इससे पहले देखिए, हड़प्पा में आपको कुबड़ वाला बैल मिलेगा, बड़ी महत्ता थी उसकी। क्यों बड़ी महत्ता थी? क्योंकि अर्थव्यवस्था में व्यवसाय प्रमुख था और व्यवसाय में बैल मुख्य था। और बैल, कुबड़ वाला बैल जब व्यवसाय के लिए कीटोन था, महत्वपूर्ण था, तो उसका तो महत्व दिखेगा ही। तो इसलिए यहां क्या है, इस वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में गाय महत्वपूर्ण थी, इसलिए गाय से संबंधित विभिन्न प्रकार के शब्द भी गढ़ लिए गए। जैसे गोमत, गविष्ठ, गोपति आदि। गोमत का अर्थ हुआ धनी व्यक्ति, गविष्ठ का अर्थ हुआ गाय की खोज, गोपति का अर्थ हुआ गाय का रक्षक आदि। ये शब्द समाज में गढ़े गए, ठीक, गाय के लिए। इसके अलावा ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल में कृषि प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में प्रश्न पूछा जा सकता है
कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? चतुर्थ मंडल में किया गया है। और कृषि के लिए ध्यान देने वाली बात है, कृषि के लिए मात्र 24 मंत्रों का उल्लेख किया गया है, मात्र 24 मंत्र। अब यहाँ एक चीज जानने वाली बात है कि इतने 10,028 जो मंत्र थे उसमें से मात्र 24 मंत्र कृषि के लिए हैं। तो सोचने वाली बात है कि कृषि इतना महत्वपूर्ण नहीं थी। कृषि योग्य भूमि को, यानी कि जिस भूमि पर कृषि की जा सकती थी, उपजाऊ जो थी, उसको उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। हालांकि कृषि का स्थान गौड़ था, पशुचारण प्रमुख था, लेकिन उससे संबंधित भी कुछ शब्द मिलते हैं। अब देखिए ये स्लाइड यहाँ पे हमें बाद में देखना है, इससे पहले ऐड कर दिया गया, थोड़ा सा गलती हो गई है। तो अब उस समय की अर्थव्यवस्था में इसे ही ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। जो ऋग्वैदिक कालीन शब्दावलियां थे उनके अर्थ। नीवी, नीवी क्या होता था? कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र होता था, उसको नीवी कहा जाता। वासस, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता था। अधिवास, ऊपर के धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी होती थी। तक्षा, बढ़ई को कहा जाता था। कर्मा, धातु कर्म करने वाला। बेकनाट, सूदखोर कहा जाता था। अरित्र, पतवार। अरित्री, नाविक। तो ये शब्द जो है मुख्य रूप से उस समय समाज में प्रचलित हुआ करते थे। ऋग्वेद में फसल के रूप में केवल यव का उल्लेख मिलता है। अब यव क्या है? देखिए जो जव है वही यव है, ठीक है। तो इसका क्या होता था कि यव का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जो जव के लिए प्रयोग होता था ऋग्वेद में। तो ज्यादा अनाज वगैरह के बारे में भी कोई खास उल्लेख नहीं मिलता। कृषि कार्य में संभवतः लकड़ी के बने हल का प्रयोग होता था। अब संभवतः इसलिए कहा गया कि लकड़ी चूंकि था तो क्षरित हो गई, समय के साथ समाप्त हो गई, कोई अवशेष नहीं मिला। पत्थर का होता, तांबे का होता तो जरूर वो बचा होता, लेकिन ये समाप्त हो गई। इसलिए माना जा रहा है कि अगर कृषि वगैरह थी तो उसमें लकड़ी का ही इस्तेमाल होता रहा होगा। और कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर थी। एक ये पॉइंट नोट करने वाला है कि कृषि जो थी वह कैसी थी? वो वर्षा पर निर्भर थी कृषि, ठीक है। वे सिंचाई का प्रयोग नहीं कर, सिंचाई शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। विभिन्न ऋतुओं से जरूर परिचित थे, विभिन्न प्रकार की ऋतुओं के बारे में उन्हें जानकारी थी। इस काल में भूमि पर जन, देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है, इस काल में क्या होता था? जन, ठीक है, जन समुदाय का नियंत्रण होता था भूमि पर। जन समुदाय, जन क्या होता था? कई परिवार वगैरह मिलके, कुल मिलके इकट्ठा होकर जन का निर्माण करते थे, गांव मिलके जन का निर्माण करते थे। देखिए मैं पहले भी इसके विषय में बता चुका हूं, जन विष, इससे पहले कहीं भी इनके आपसी संबंध का कहीं उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे संबंध रहे होंगे। व्यक्तिगत अधिकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता। देखिए यहां एक चीज ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जो जमीन थी, जो भूमि होती थी, उस पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं बल्कि सामुदायिक अधिकार का उल्लेख मिलता है कहीं। तो व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता था। व्यक्तिगत अधिकार का अर्थ क्या हुआ? जैसे आपके घर में आपके बाबा के नाम, पिताजी के नाम जमीन होगी, फिर वो आपके नाम हो जाएगी। इस तरह से हर व्यक्ति की अपनी अपनी जमीन होता है, लेखा जोखा उसका होता है, तो ये व्यक्तिगत हुआ। लेकिन अगर आपके गांव, आपके घर, आपके समाज का उस पर अधिकार हो और जो मुखिया हो, गांव का जो प्रमुख हो, वह निर्धारित करे कि आप इस भूमि पर इतने में आप खेती करेंगे, इतने में आप करेंगे, इतने में आप, तो ये क्या हुआ? ये सामुदायिक हुआ, ठीक है। जैसे मेघालय वगैरह में खासी एक जनजाति है, वहां क्या है कि उस खासी जनजाति खासियत यह है कि वहां पति की विदाई होती है, पति की विदाई होती है पत्नी के घर, और जो परिवार की छोटी बेटी होती है उसको सारी संपत्ति मिल जाती है, वो उत्तराधिकारी बनती है और बाकी लोगों की देखभाल करती है। लेकिन अगर कोई बेटी नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में वह समुदाय को चली जाती है, जमीन जनजाति समुदाय ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रथाएं हैं, हालांकि वो अलग विषय है। ऋग्वेद में शिल्प विशेषज्ञ का न्यून वर्णन है। देखिए ऋग्वेद में किसी शिल्प, खास शिल्प के विषय में कोई जिक्र नहीं मिलता, ठीक है। मुख्यतः चर्मकार, बढ़ई, धातुकर्मी, कुम्हार आदि मिलते हैं। एक खास बात, शिल्पी समूहों में से किसी को निम्न स्तर का नहीं माना जाता था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए समाज में यह चीज दिखा रहा है कि कार्य का महत्व था, ठीक है। किसी को निम्न स्तर कार्य का महत्व होता था, और किसी व्यक्ति के कार्य से उसके हीन होने या उच्च होने का प्रमाण नहीं मिलता, या उसके उच्च होने को प्रमाणित नहीं किया जाता। ये चीज आज देखने में आता है। आज एक चपरासी होता है, हम आप खुद देख लीजिए, जब हम एक चपरासी से बात करते हैं तो किस तरह बात करते हैं, और जब ऑफिसर से बात करते हैं, एक ऑफिसर से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। तो यह क्या है?
आप कार्य के अनुसार उसको इज्जत देते हैं, उसके कार्य के अनुसार इज्जत देते हैं। एक बात कही जाती है, आप लोगों को ये सुना होगा कि कहा जाता है कि जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो दरअसल वो आपको ये तौलना चाह रहा है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आप जिस तरह काम करेंगे वो आपको उतनी ही इज्जत देगा, ठीक है। तो ये इस तरह का था। तक्षा जो बढ़ई का काम था, शिल्पियों का मुखिया हुआ करता था, शायद ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद वह तक्षा जो बढ़ई होता था वो शिल्पियों का मुखिया हुआ करता था। अब देखते हैं ऋग्वेद में अयस शब्द का उल्लेख मिलता है। अयस शब्द का उल्लेख मिलता है और यह अयस, ध्यान रखिएगा, लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था अभी तक। यह शायद तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त होता था। आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है जाके कि कांसा किन दो धातुओं को मिला के बनाया जाता था, कांसा, ठीक है। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा बुनाई का काम घर की महिलाएं करती थी। देखिए, कटाई बुनाई मुख्यतः स्त्री पुरुष दोनों करते थे, लेकिन जो बुनाई का मुख्य कार्य होता था उसमें स्त्रियों को ज़्यादा आगे देखा जाता था। स्त्रियां ज़्यादा उसमें भाग लेती थी क्योंकि घर में होता था, घरेलू शिल्प था। इस कार्य में भेड़ों के ऊन का प्रयोग होता था। और सिंध और गांधार, जो सिंध और गांधार मैंने कल के मैप में दिखाया है, आप देखिएगा गांधार प्रदेश, मैंने वहाँ गांधार गलती से गांधारी बोल दिया है, तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ क्या है, सिंध और गांधार प्रदेश जो होता था, जैसे ये आपका भारत का पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा, जहाँ आज पाकिस्तान है, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, ये गांधार प्रदेश होता था। तो यहाँ पर क्या होता था, सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ था। समुद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये समुद्र वो समुद्र नहीं है जो हम जानते हैं। दरअसल होता क्या था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां एक विशाल जलराशि होती थी, पहले क्या था, पहले की भूमिगत संरचनाएं भी अलग थी। धीरे धीरे ये संरचनाएं बदली हैं। जैसे आप ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तो दो प्रकार के बल कार्य करते हैं पृथ्वी पे। एक आंतरिक बल, अंतर्जात बल होता है, एक बाह्य बल होता है। तो जो आंतरिक बल होता है, अंतर्जात बल होता है, वो ऊपरी संरचना में विभिन्न प्रकार के निर्माणकारी प्रभाव लाता है, उससे विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। लेकिन जो बाह्य प्रभाव होता है वो क्या करता है, उन संरचनाओं में काट छांट करता है। तो इस प्रकार के बल हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो आप सोचिए, आज से 5000 6000 साल पहले, 4000 साल पहले किस प्रकार की संरचना रही होगी और कितना बदलाव आया है। तो उस समय जब कहीं बहुत बड़ी जलराशि इकट्ठा हो जाती रही होगी तो उसके लिए समुद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अर्थव्यवस्था मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। इनके लिए देखिए एक निष्क इस्तेमाल होता था। सामान्यतः उसे मुद्रा कह लिया जाता है, लेकिन निष्क शब्द का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता था। आपको इतना केवल समझ के रखना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में निष्क भी आए तो आपको मारना है, और वस्तु विनिमय आए, बार्टर सिस्टम, तो भी मारना है। ये वस्तु विनिमय की प्रणाली क्या होती थी, पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। अब देख लें राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी वहां की, उस समय की। तो जब राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं तो क्या था कि जो मूलाधार होता था, यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था के मूल में होता था, वो क्या होता था, परिवार था। राज व्यवस्था के मूल में परिवार का मुखिया क्या होता था, कुलप कहलाता था परिवार का मुखिया। और गोत्र ही संबंधों का मूल आधार होता था। अब गोत्र का क्या अर्थ है, मैं पहले भी बता चुका हूं अपनी वीडियो में। जैसे जो एक समुदाय, एक परिवार की गायें जहां एक जगह बांधी जाती थी उसे गोत्र कहा जाता था। बाद में उसे एक पुरुष से जोड़ दिया गया और एक कहा जाने लगा कि इस पुरुष की जितनी संतानें होंगी इस गोत्र के नाम से जानी जाएंगी। तो गोत्र के आधार पर ही ग्राम का निर्माण होता था। मतलब एक गोत्र के लोग, जैसे परिवार साथ साथ, सामाजिक व्यवस्था में बता चुका हूं, लंबे परिवार रहते थे, एक साथ कई पीढ़ियों के लोग रहते थे। तो अब जहां मान लीजिए कि उस समय की जनसंख्या ज्यादा तो थी नहीं, अगर 50 लोग भी एक जगह रहने लगे, 100 लोग, तो उसे गांव बोल दिया जाता था। इनका निर्माण, और जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था, जो प्रमुख होता था उसको क्या बोला जाता था, ग्रामणी कहा जाता था, गांव के प्रमुख को, ठीक है। और परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। और अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, और विश्व का प्रधान कौन होता था, विश्वपति कहलाता था। विश्व से जन बनता था और जन का प्रधान राजा कहलाता था। तो एक चार्ट बन गया, आप अगर समझ पा रहे हो तो क्या आप यहां देख लीजिए ध्यान से। तो क्या हुआ, परिवार का मुखिया कुलप कहलाया। इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं तो शायद ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो परिवार का मुखिया कुलप कहलाया, और जो है गोत्र, ग्राम का निर्माण हुआ। कई सारे जो है कुलप मिलके ग्राम का निर्माण किए। उसके बाद ग्राम का प्रमुख मुखिया कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, और विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। और कई विश्व मिलके जन बनाते थे, और जन का प्रधान राजा कहलाता था। तो एक तरह से आप देखिए तो एक चैन बन गई, शायद समझ में आ चुका होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। वंशानुगत शासन सामान्य व्यवस्था थी।
यानी कि अधिकतम क्षेत्रों पे वंशानुगत देखने को मिलता था, मतलब राजा का पुत्र राजा बन जाता था। किंतु कहीं कहीं राजा का निर्वाचन भी होता था, इलेक्शन भी होता था, इसका भी प्रमाण मिलता है। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, कहीं कहीं आपको मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कि वैदिक काल में शासन वंशानुगत था या जो है निर्वाचन था। तो दोनों देखने को मिलता है, ये हमें समझ लेना है। दूसरी चीज क्या देखना है कि जो वंशानुगत भी होता था उसमें कुछ समितियां होती थी, कुछ जो है संगठन होते थे, संस्थाएं होती थी, उनका नियंत्रण होता था। यानी कि अगर आपका पुत्र योग्य नहीं है तो राजा नहीं बन सकता, अगर आपका पुत्र योग्य है तो राजा बनेगा। अब देखिए उस समय राजा का क्या होता था, इतने बड़े महल नहीं होते थे, राजा के पास बहुत संपत्ति नहीं होती थी, सेना तो रख नहीं सकता था राजा। दरअसल जो व्यक्ति बलशाली होता था, जो ताकतवर होता था, यानी कि जो उनके कबीलों की रक्षा कर सके, उसको राजा बना देते थे, नेता हो जाता था। जैसे आप खुद सोचिए ना कि आप अगर स्कूल में थे तो स्कूल में आप देखते थे कि सामान्यतः मॉनिटर उससे बनाया जाता था जो पढ़ने में काफी चैतन्य होता था, ठीक है। और कभी कभी तो मॉनिटर उसको बनाया जाता था जो शरीर से भी हो, बुद्धि से भी हो। क्यों? क्योंकि अगर कुछ बात पड़े तो वो अपनी बात रख भी सके कायदे से, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि जब ये लोग कबीलाई समाज था, ग्रामीण समाज था, इतनी समझ थी नहीं, ये जानते थे कि अगर बाहरी किसी से हमारी रक्षा कोई कर सकता है तो जो ताकतवर है वही राजा बने। तो इस तरह से ये लोग वंशानुगत बनाए कि भाई तुम्हारा पुत्र अगर ताकतवर है तो तुम इसी को राजा बना दो, क्या दिक्कत है। उसके अलावा क्या चीजें देखने को आई, प्रारंभ में राजा एक सैनिक नेता होता था, जैसे पहले भी बता चुका, सैनिक नेता होता था जो अपने सैनिक संचालन के लिए एक प्रकार का टैक्स लेता था जिसे बलि कहा जाता था, ठीक है। तो ये बलि एक टैक्स था। तो पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में बलि क्या था, तो बलि ये हो जैसे उसमें कह दिया जाए जानवरों का वध, उसमें कह दिया जाए एक प्रकार का राजा या किसी राजा का नाम, नहीं, वह टैक्स था, कर था एक प्रकार का। इसके अलावा जो जैसे लोग क्या करते थे, कबीलाई समाज था, तो अब किसी पे आक्रमण कर दिए, ठीक है, कोई एक कबीला यहाँ रह रहा है, एक कबीला कहीं और रह रहा है, तो एक कबीले द्वारा दूसरे कबीले पे आक्रमण किया गया तो लूटपाट होता था, खाने का सामान है, कोई और चीजें हैं, गायें हैं, लूट लिए, तो अब बांट दिया जाता था। इसमें भी जो राजा होता था, जो नेता होता था, उसका बड़ा हिस्सा लगता था। क्यों? क्योंकि उसको संचालन करना पड़ता था, उसको देख रेख करना पड़ता था, और दूसरी चीज वो खुद अगर ताकतवर रहेगा तभी तो दूसरों की रक्षा कर पाएगा। तो ये एक सामान्य बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं, कबीलों के आधार पर बने बहुत से संगठनों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अब इन कबीलों के आधार पर बहुत से संगठनों का निर्माण हुआ था। उनमें क्या थी, सभा और समिति, विदथ और गण, ये 4 प्रकार के संगठन थे। ये राजा के ऊपर नियंत्रण रखते थे। मैं पीछे भी बता चुका हूं, ये क्या करते थे, ये राजा के ऊपर नियंत्रण रखते थे, मतलब राजा निरंकुश नहीं हो सकता था। कितनी अच्छी व्यवस्था है, सोचिए, इतने प्राचीन काल में ऐसे लोग सोच रखते थे कि राजा निरंकुश ना हो जाए, कि जिसकी संपत्ति पे चाहे कब्जा कर ले, जिसके चाहे लूट ले, जिससे चाहे कोई चीज छीन ले, नहीं, तुम राजा हो तो हमारे नियंत्रण में रहोगे, हमारे जो है अंतर्गत काम करोगे। जैसे आज राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के नियंत्रण में रहता है। देखिए यह शब्द कहना उचित नहीं होगा, नियंत्रण में मतलब मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसा प्रावधान किया गया है। इनमें सभा और समिति प्रमुख थी, जो समितियां थी। अथर्ववेद में, जो उत्तर वैदिक काल में जिसकी रचना हुई है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई है, लेकिन बाकी वेद सामान्यतया उत्तर वैदिक काल में रचे गए हैं। सभा समिति जो थी वे प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। अथर्ववेद में ऐसा उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में कहा जाता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। अब ये प्रजापति कौन है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना में क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा नामक 2 जीव को भेजा, स्त्री और पुरुष को। इन दोनों ने समाज में मनुष्य, इसलिए मनु की संतान होने के नाते हमें मनुष्य कहा जाता है, हम मनु की संतान है इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु और शतरूपा की संतानें, ये सारी पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सब उन्हीं 2 व्यक्तियों से पैदा हुए हैं। उसके बाद जब ये हो गए संतान, तो अब ये हुआ कि इनको नियमित करना भी जरूरी है, अन्यथा ये अनियमित होकर कार्य करेंगे, नियमित नहीं रहेंगे। तो इनको नियमित करने के लिए और इनको नियम कानून सिखाने के लिए, संचालित करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया जिनका नाम प्रजापति था। ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो इनकी 2 पुत्रियां कहा जाता है सभा और समिति थी। क्यों? क्योंकि ये भी राजा को रेगुलेट करती थी।
ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। सभा और जन वृद्ध लोगों के लिए था, जबकि समिति सामान्य परिषद रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। बिदथ इन सभी संस्थाओं में सर्वाधिक प्राचीन थी और इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। देखिए, ऐसा भी उल्लेख मिलता है सभा और बिदथ इन दोनों में महिलाएं भाग ले सकती थी। चूंकि देखिए महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी थी, इसलिए ये हर प्रकार के कार्य में, हर प्रकार के समारोह में भाग ले सकती थी। ये वैदिक काल तक महिलाओं की स्थिति थी। आर्यों का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कबीला संघर्ष दसराग युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। देखिए, ये पूछ लिया जाता है, आर्यों के 2 गुट थे, उनका युद्ध परुष्णी नदी के तट पे हुआ था, रावी नदी के तट पे। तो ये कभी कभी पूछ लेता है किस नदी के तट पर हुआ था, तो बस इतना हमें जानकारी रखना है। ऋग्वेद में 8 बार सभा और 9 बार समिति का उल्लेख मिलता है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है, जैसे ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद से पूछता है सर्वाधिक मंत्रों की रचना किसके लिए हुई है, उसमें पूछ लेगा तो इंद्र के लिए हुई है सर्वाधिक। तो ये चीजें पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, हमें ध्यान रखना है। अब अन्य में देख लेते हैं, राजा का संचालन जो होता था, जो अब उसके संचालन के लिए केवल अकेले राजा तो सारा कार्य कर नहीं सकता, तो उसके संचालन के लिए बहुत सारे अन्य पद गठन किए गए थे, जैसे पुरोहित, सेनानी, ब्राजपति, स्पस, ये सारे बनाए गए थे पद। समाज में चोरी, सेंधमारी आम घटनाएं थी। गाय की चोरी विशेष थी, क्यों? क्योंकि गाय ही तो बड़ी संपत्ति थी, इसलिए उसकी चोरी विशेष होती थी, उसकी ही चोरी की जाती थी। राजा कोई नियमित सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय नागरिक सेना गठित होती थी। राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं थी। अब जब युद्ध या ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती थी, तो जो नागरिक होते थे वही सेना में सेवा देते थे। ठीक है, तो ये होता था। ऋग्वेद में राजा गोप्ता जनस्य यानी कि कबीले का संरक्षक और पुरभेत्ता यानी कि नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है राजा को। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मिलती रहेंगी। अभी एक मैं स्लाइड इसमें ऐड किया हूं, तो जो उस समय पद महत्वपूर्ण होते थे उन पदों के बारे में उसमें मैंने टोटल बता दिया कौन कौन से पद होते थे जो पूछे जाते हैं सामान्यतः। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं, राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, किंतु राजा के पास असीमित अधिकार नहीं, आम सभा समिति अपने राजा को चुनती थी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इस तरह से राजा का पद उसके बेटे तो ले सकते थे, लेकिन अगर योग्य हैं तो ये कौन तय करता था? ये समिति द्वारा तय किया जाता था। ऋग्वेद में मंत्रिपरिषद का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख सभा समिति का ही उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में मध्यमसी शब्द से ज्ञात होता है कि न्याय पंच निर्णय द्वारा होता था। न्याय जो होता था पंच निर्णय द्वारा होता था, उसके लिए मध्यमसी शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। उग्र और जीवगृह संभवतः पुलिस अधिकारी होते थे। उग्र और जीवगृह। न्यायाधीश को प्रश्न विनाक कहा जाता था। जो न्यायाधीश जो निर्णय देते थे अंतिम, उनको प्रश्न विनाक कहा गया है। तो यह हमारा जो है, देखिए हाँ, उससे जो पुरोहित थे यानी कि जो और पदाधिकारी होते थे उनके बारे में यहाँ एक स्लाइड है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको जो है पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुरोहित, आप इसको देखिए इस तरह से, पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। सेनानी सेना का प्रमुख। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया। महिषी राजा की पत्नी। सूत रथ का सेनानायक रथ सेना का नायक होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष। भागदूध कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अक्षावाप लेखाधिकारी। पालागल विदूषक मतलब होता था जो हंसाने का काम करता था दरबार में। छता प्रतिहारी दौवारिक होता था। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्रश्न देता रहूँगा आपको, और ये प्रश्न इस बार 2 मैंने ऐड किया है इसमें, इसके पहले मैंने नहीं किया था ऐड, इस पहले वाली वीडियो में इसके, तो यहाँ मैंने 2 प्रश्न दे दिया है आपको, और इसी वीडियो पर आधारित अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप इसका उत्तर जरूर दे लेंगे, अन्यथा अगली वीडियो में हम आपको इसका उत्तर देंगे। ऋग्वेद में ऐस शब्द का उल्लेख हुआ है, किसके लिए हुआ है? लोहे के लिए, तांबे के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए, आपको उत्तर बताना है। उसके बाद राजा का पद होता था, कैसा होता था? वंशानुगत चुनाव द्वारा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, ए और बी दोनों। तो आपको, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो जरूर इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, अन्यथा आप फिर से वीडियो देखिए, उत्तर अटेम्प्ट करिए, और साथ साथ उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, और परीक्षा में आपको जरूर ये बढ़त दिलाने वाला है। इसी के साथ